अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैक्सवेल्स करेक्शन ऑफ एम्पेयर्स लॉ एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम जस्ट बात करेंगे अबाउट मैक्सवेल्स करेक्शन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। अब एम्पेयर्स लॉ में हमारे पास एक डिफेक्ट था जो कि हमने लास्ट सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 1 में। तो अब उस डिफेक्ट को हमारे पास करेक्शन किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। और वो करेक्शन क्या थी, वही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है वो हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, मैक्सवेल्स करेक्शन इन एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस द एम्पियर्स सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप एनक्लोजिंग अ करंट आई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट आई। अब हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटेग्रल है वो किसके बराबर होता है? हमारे पास उसके म्यू नॉट टाइम करंट के बराबर होता है। अब ये क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, और यही हमारे पास क्या होता है? एम्पियर्स सर्कुलर लॉ होता है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास ये जो आई है ये हमारे पास किसके बराबर होता है? सरफेस इंटेग्रल जे डॉट डी ए के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको हम जो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक हम जो हमारे पास ये जो लाइन इंटेग्रल है ये वाला, ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सरफेस इंटेग्रल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अब अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम ईस्ट वाली टर्म की जगह पे हम ये वाली टर्म लिख सकते हैं। जब हम उसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यही हमारे पास क्या है? दिस इज इंटेग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। और यही जो है वो इक्वेशन इसकी क्या कहलाती है? इंटेग्रल फॉर्म कहलाती है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की। ठीक है, फ्रॉम 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से जो है वो हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? हमारे पास ये वाली टर्म आ जाती थी, यानी कि ये वाली पूरी पूरी टर्म इधर प्लस है ना, तो उधर जाकर क्या होगी? हमारे पास माइनस होगी। ठीक है, अब देखें इधर भी हमारे पास दोनों में डी ए आ रहा है, उसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और दोनों टर्म्स में हमारे पास सरफेस इंटेग्रल भी आ रहा है, तो उसको भी हमने क्या कर लिया? यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे से डी और सरफेस इंटेग्रल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी? सिर्फ ये वाली फॉर्म रह जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ए बाकी बचता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो ए है उसको हम ज़ीरो के इक्वल नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि एरिया कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। सो हम जस्ट जो अंदर वाली टर्म है ब्रैकेट के, उसको हम किसके इक्वल कंसीडर कर लेते हैं? ज़ीरो के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाली टर्म माइनस है, तो दो उधर जाकर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो म्यू नॉट है उधर जाके हमने इसको बी के ऊपर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो बी ओवर म्यू नॉट है वो किसके बराबर होता है? एच के बराबर होता है। ठीक है, तो उसकी जगह पे हमने डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे लिख दिया। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और यही क्या है? इसकी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ है। ठीक है, तो ये हमने इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी कैलकुलेट कर ली। अब इसमें देखते हैं मजीद क्या करते हैं। ठीक है, नाउ बाय टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 की दोनों साइड्स पर हमने क्या ले लेनी है? डाइवर्जेंस ले लेनी है। ठीक है, डाइवर्जेंस मीन डेल क्रॉस एच, और दोनों तरफ क्या आ गया हमारे पास? डेल डॉट जे आ गया दूसरा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी टर्म ये किसके बराबर होगी? हमारे पास ज़ीरो के बराबर होती है। ठीक है, डाइवर्जेंस और हमारे पास ये जो क्रॉस ये आपस में क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ डेल डॉट जे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 4। अब आगे देखें, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के मुताबिक वो क्या होती है हमारे पास? ये वाली क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी होती है। तो ये वाली टर्म इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगी, और यहाँ से हमें क्या मिली है? इक्वेशन नंबर 5 मिली है। ठीक है, By comparing 4 and 5 we can see that both equations are not consistent। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट नहीं है। दोनों इक्वेशंस क्या है हमारे पास? है डिफरेंट है। ठीक है, सो द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज़ फंडामेंटल सो नॉट रॉन्ग। अब हम जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये हमारे पास एक फंडामेंटल इक्वेशन है, तो इसको तो हम गलत कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो हमने, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सो इट मीन्स समथिंग इज़ मिसिंग इन इक्वेशन नंबर 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है इसके अंदर क्या है? कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है। और ये हमें इक्वेशन कहाँ से मिली थी? एम्पियर्स सर्कुलर लॉ से मिली थी। तो इसका मतलब है जब हमने कंपैरिजन किया एम्पियर्स सर्कुलर लॉ का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ, तो वहाँ से हमें पता चला कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो तो एक फंडामेंटल इक्वेशन है, वो तो गलत हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब है ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है इसमें कोई ना कोई टर्म
मिसिंग है, ठीक है, जो कि उसमें कुरेक्शन की ज़रूरत है। तो अब इसी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमने क्या करनी है, कुरेक्शन करनी है, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कंसीडर जे डी बी द मिसिंग टर्म इन इक्वेशन नंबर 4। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, हमारे पास जे डी है, ठीक है। सो लेट ऐड दिस टर्म इन इक्वेशन नंबर 3। तो इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर, अब देखें इक्वेशन नंबर 4 हमें कहाँ से मिली थी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से मिली थी ये वाली इक्वेशन। तो हम यहाँ पे इसको जे डी को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ से ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या आ गई, ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, याद रखना, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए लास्ट पे काम आएगी। यहाँ से देखें बाई टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, अब फिर से हम जो है वो इसकी दोनों साइड पर हम क्या ले लेंगे, डाइवर्जेंस ले लेंगे, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ले ली। अब डाइवर्जेंस के मुताबिक अब ये वाली टर्म फिर से ज़ीरो हो जाएगी, तो ये हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डेल डॉट जे, ये इधर प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो गई, माइनस होगी, उसको हमने सीधा करके लिख लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में देखें हमारे पास एक वैल्यू पड़ी हुई है, डेल डॉट जे की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी है। तो डेल डॉट जे की जगह पे हमने क्या कर दी, यानी कि इसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब देखिए आगे, बाई मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, अब मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन हमने स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में, वो क्या थी हमारे पास, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो के बराबर थी, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो रो की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। यानी कि डेल डॉट पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ये प्लस है तो उधर जाके हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। दोनों में से डेल को हमने जो है वो कॉमन ले लिया, ठीक है। जो है वो डेल दोनों तरफ डेल को डिवाइड करेंगे तो डेल खत्म हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, जे डी माइनस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ से हमें देखें जे डी की वैल्यू मिल गई। अब जे डी की इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 6a में पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गई, हमने उसमें वहाँ पुट की तो हमारे पास क्या आ गई, कुछ ये वाली इक्वेशन मिली, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। और ये क्या है, हैंस दिस इज द मैक्सवेल्स करेक्शन ऑफ एम्पियर्स लॉ। और यही जो है वो मैक्सवेल की क्या है थी, करेक्शन थी एम्पियर्स लॉ में, यानी कि उसने किस टर्म को ऐड किया था, पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी को उसने इसमें ऐड किया था। ये बताती क्या है, इट सेज दैट वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, वेयर जी डी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। जबकि हमारे पास जो जे डी था वो क्या था, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी थी। द प्रोपिगेशन ऑफ EM वेव्स विदाउट JD वुड बी इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर प्रोपिगेट करना है तो वो JD के बगैर प्रोपिगेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस की मैक्सवेल्स करेक्शन इन एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। स्टेप वाइज कैलकुलेशन है सारी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।